कुछ प्रश्न ले रहा हूँ हमारे कुछ मित्रों के। सबसे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, हमारी एक मित्र है चैनल पर सीमा बेनीवाल, इनके द्वारा ये प्रश्न है एफआईआर क्वाशिंग को लेकर। वो पूछती है क्वाशिंग के बाद में क्या होगा कंप्लेनेंट का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। मैंने भी इस बात पे कभी गहराई में सोचा नहीं, सोचने का कारण भी नहीं रहा, मगर अब इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो देखिए, अगर कंप्लेनेंट ने लॉज की हुई एफआईआर क्वाश हो जाती है हाई कोर्ट में, तो उस कंप्लेनेंट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कंप्लेनेंट अपनी जगह पर रहेगा, थोड़ा सा उसे दुख होगा, मगर उसे दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो हाई कोर्ट का वो जजमेंट जिसने उसका एफआईआर क्वाश किया है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, तो ये पहला ऑप्शन उसके पास उपलब्ध है। और दूसरा ऑप्शन, मतलब कि अगर वो उस जजमेंट को चैलेंज करने का निर्णय नहीं लेता है, तो हाई कोर्ट का जजमेंट स्वीकार करने का ऑप्शन। क्योंकि आखिर हाई कोर्ट ने जो दिया है निर्णय, जिसे तुम मान रहे हो चैलेंज ना करने की वजह से, उसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि वो कानून की व्यवस्था द्वारा निर्मित न्यायालय ने दिया हुआ जजमेंट है, तो स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आपने दी हुई एफआईआर वैलिड नहीं मानी गई कानून की नज़रों में, और इसी वजह से हाई कोर्ट ने अगर उसे क्वाश कर दिया है, तो उसे मानने के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता नहीं। मतलब कि पहला ऑप्शन, या तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे हाई कोर्ट का जजमेंट, या फिर हाई कोर्ट का जजमेंट स्वीकार करे। क्योंकि हम एक कानूनी व्यवस्था में रहते हैं, तो कानून की इज्जत, न्यायालयों के निर्णयों की इज्जत, ये हमसे अपेक्षित है, क्योंकि हम कानून द्वारा स्थापित राज्य में रहते हैं। कोर्ट फी को लेकर एक मित्र प्रश्न पूछते हैं, जिनका नाम है जितेंद्र वासवानी। उनका प्रश्न है कि सर, मान लीजिए कि मेरे मकान की वैल्यू 40 लाख है, कितनी कोर्ट फीस लगेगी? तो भाई जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट फ़ी ये मकान पर नहीं लगती। कोर्ट फ़ी ये आप जो केस बनाते हैं, दायर करते हैं, जो सूट आप दायर करते हैं, उस सूट के वैल्यूएशन पर लगती है। सूट का वैल्यूएशन कई बार ऑफ कोर्स उसमें जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है उससे जुड़ा होता है, मगर ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि सूट में प्रॉपर्टी के पोजेशन के अलावा और भी कुछ रिलीफ्स मांगे हुए हो सकते हैं, और ये जो रिलीफ्स मांगे हुए हैं, इनके आधार पर कोर्ट फीस एक्ट में, जो स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट का कोई कोर्ट फीस एक्ट होगा। जैसे महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र कोर्ट फीस एक्ट, तो उस कानून के अंदर जो कोर्ट फ़ी वो सूट के लिए निर्धारित की होगी वो लगेगी। तो सूट किस प्रकार का है, उसका नेचर क्या है, और उसमें आपने क्या क्या रिलीफ्स मांगे हुए हैं, इन सब बातों का विचार होकर उस कोर्ट फी एक्ट में जो प्रावधान है उनकी पढ़ाई कर उसके बाद निश्चित किया जा सकता है कि सूट का वैल्यूएशन कितना है, और फिर सूट का वैल्यूएशन निर्धारित होने के बाद उस पर कितनी कोर्ट फी उस एक्ट में दी हुई है वह निकालनी पड़ेगी, और वो कोर्ट फी आपको पे करनी पड़ेगी। एक और मित्र है मोहम्मद शहीद जी, इनका प्रश्न है रेरा और रिट ऑफ मैंडामस, इन दोनों को लेकर। वो पूछते हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रेरा के अंडर आती है और वो रेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, उन पर रिट मैंडामस कैसे फाइल करें, और प्लीज़ उस पर एक अच्छा वीडियो शेयर करें। ओके, तो मोहम्मद शहीद जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी चैनल पर रिट्स को लेकर एक वीडियो बनाया हुआ है, और उसमें रिट ऑफ मैंडामस कब इश्यू होती है ये सब बातें विस्तार से बताई हैं।
क्विकली आपको रिसमराइज कर देता हूँ कि रिट ऑफ मैंडेमस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तभी फाइल होती है जब कोई भी पब्लिक ऑफिसर उसके ऊपर कानून ने या किसी भी लीगल इंस्ट्रूमेंट ने लादी हुई पब्लिक ड्यूटी फॉलो करने से चूकता है, तब रिट ऑफ मैंडेमस आप दायर कर सकते हैं। अब आपने जो सिचुएशन इसमें वर्णन की है कि रेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो रिट ऑफ मैंडेमस कैसे होगी। तो इसमें पहले ये देखना पड़ेगा कि रेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, क्या उन पर पब्लिक ड्यूटी इम्पोज की गई हुई है कोई चीज़ फॉलो करने के लिए। ये दोनों चीज़ें जब उपलब्ध होगी तो ही आप रिट ऑफ मैंडेमस उनके खिलाफ फाइल कर सकोगे। किसी भी प्राइवेट बिल्डर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट पर्सन के खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस आप फॉलो नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर ये प्राइवेट लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो कानून के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई है, इन लोगों ने कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये मॉनिटर करने के लिए वो व्यवस्था में जो ऑफिसर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो मॉनिटर करें और वो मॉनिटर करने से चूकते हैं, तो उनके खिलाफ आप रिट ऑफ मैंडेमस एकाध परिस्थिति में दायर कर सकोगे। मगर ये भी पढ़ाई की बात होगी। मेरा ये जो बताना है इसे केवल एक मार्गदर्शन समझे, इसे आपके केस के फैक्ट्स का लीगल एडवाइस ना समझे। ये एक मार्गदर्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर जो कार्यों के ऊपर ये जवाबदारी निर्धारित की है कानून ने कि वो ये देखें कि इस कानून का उल्लंघन ना हो, और उल्लंघन अगर होता है तो कोई ना कोई एक्शन जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध में लें, और ऐसी एक्शन वो नहीं ले रहे हैं, मतलब कि अपना कर्तव्य करने में चूक रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी, तो आप रिट ऑफ मैंडेमस दायर कर सकेंगे। प्रॉपर्टी केस में लगने वाले समय के लेकर एक मित्र का प्रश्न है जिनका नाम है प्रजापति यश कुमार। ये पूछते हैं, सर जी सिविल मीन्स प्रॉपर्टी केसेस में रिजल्ट्स आने में कितना समय लगता है? हमारे केस प्रॉपर्टी खाली करवाने का है और केस में अब तक 11 साल हो गए हैं, जो केस जब जोधपुर हाई कोर्ट में है। तो देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सा लगने वाला सवाल तो है भले, मगर इसका जवाब उतना ही ज़्यादा कठिन है कि केस को कितना समय लगेगा। दोस्त, इसी प्रकार के कई सारे सवाल इसके पहले कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे गए, तो इस पर एक अलग वीडियो ही मैंने बना डाला हूँ, और वो वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है जिसका नाम है कोर्ट केस में कितना टाइम लगेगा। उसमें मैंने ये सब जवाब दे चुका हूँ। फिर भी एक और बार आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये आश्चर्य की बात है कि 11 साल होने के बाद भी केस चल रहा है, तो अब तक तो केस हो जाना चाहिए था। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस को ज़्यादा ही टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि कई सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि उस कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है, कितनी थी, कितनी कम हुई, कितनी बढ़ी, केसेस कितनी थी, कितनी बड़ी, कई सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। इस वजह से शायद समय लग गया होगा। और बीच में हमने देखा कि 1.5-2 साल से कोरोना ने कहर मचा रखा है, तो सभी यंत्रणाएं और पीछे चली गई। ये भी एक वजह उसमें ऐड हो गई होगी। अब आपने पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी खाली करवाने की केस है, तो इस टाइप के केस में कितना समय लगेगा। तो देखिए, केस को कितना समय लगेगा, ये कोई वो प्रॉपर्टी केस है या सर्विस केस है या और कोई एजुकेशन केस है, लैंड एक्विजिशन केस है, इसके नेचर पर नहीं निर्भर रहता है। वो निर्भर रहता है कि केस में अर्जेंसी कितनी है। अगर बहुत अर्जेंट टाइप की केस है, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि हर एक को अपनी केस अर्जेंट लगती है, आपको भी आपकी केस अर्जेंट लगती है होगी, मगर मैं वो अर्जेंसी की बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिव अर्जेंसी। जब कोर्ट के सामने
सैकड़ों केसेस होती है तो कोर्ट हमेशा उसमें कंपैरेटिव अर्जेंसी किसकी ज़्यादा है वो देखते हैं। तो अगर कंपैरेटिव अर्जेंसी कम होगी तो वो केस नॉर्मल रूटीन में चली जाती है, और अर्जेंसी ज़्यादा होगी, जैसे किसी की नौकरी जा रही है, कल ही नौकरी जाएगी, या नौकरी से पहले ही निकाल दिया है, अभी वो रास्ते पर आने वाला है, या कोई बिल्डिंग ऑक्शन में लग गई है, बिल्डिंग अगर रोकी नहीं तो ऑक्शन अगर रोका नहीं तो बिल्डिंग बिक जाएगी, या कोई बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली है, इस प्रकार के, या किसी को फांसी होने वाली है, इस प्रकार की अर्जेंसियाँ अगर होगी तो ऑफ कोर्स केसेस जल्दी होती है। अर्जेंसियाँ उतनी नहीं होगी तो केसेस स्लो होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि केस को कितना समय लगेगा ये कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। केवल प्रॉपर्टी की केस है, घर मालिक जो है वो किराएदार को निकालना चाहता है, इसलिए उसके अंदर एकदम अर्जेंसी उत्पन्न हो गई, ऐसी बातें नहीं होती है। तो अभी आपके केस में वहाँ की क्या परिस्थिति है और क्या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, मगर केस को कितना समय लगेगा ये निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। हाँ, अभी अगर ऑलरेडी 11 साल हो चुके हैं तो आप वहाँ पर अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन करके देखिए, उसमें कोई समाधान कारक सॉलिड कारण दीजिए कि क्यों वो केस आउट ऑफ टर्न सुनी जानी चाहिए। ये सब आप करके देखिए, हो सकता है केस जल्दी भी हो जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सर्विस मैटर को लेके एक प्रश्न है परीक्षित बोरा जी का। पूछते हैं कि रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस इन सर्विस क्या है, बताएं प्लीज़। तो देखिए, रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस सिंपल है। मान लो किसी को अगर टर्मिनेट कर दिया है या किसी को सस्पेंड कर दिया है नौकरी से, और वो न्यायालयीन लड़ाई जीत जाता है जिसमें न्यायालय ऐसा आदेश देते हैं कि इसे सर्विस में फिर से रीइंस्टेट किया जाए, यानी कि नौकरी पर फिर से लिया जाए टर्मिनेशन क्वैश करके या सस्पेंशन क्वैश करके। तो जब उसे नौकरी में फिर से लिया जाता है उसे रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस इन सर्विस कहते हैं। अब ये रीइंस्टेटमेंट जब होता है तो कोर्ट आदेशित ये भी करता है कि क्या उसे बैक वेजेस मिलेंगे, क्या उसे कंटिन्यूटी इन सर्विस मिलेगी, यानी कि जो बीच के पीरियड में वो बाहर था उस पीरियड के बारे में भी न्यायालय कुछ निर्देश देते हैं। वो निर्देश नॉर्मली बैक वेजेस, यानी कि जो पीरियड में वो काम पर नहीं था उस पीरियड के बारे में होते हैं, और इसके साथ कंटिन्यूटी इन सर्विस इसके भी बारे में होते हैं। तो वो ब्रेक नहीं आनी चाहिए उसके सर्विस में, इसलिए वो निर्देश होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें स्पष्ट रूप से वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, बैक वेजेस और कंटिन्यूटी इन सर्विस। तो बैक वेजेस में कई बार ये भी देखा जाता है कि क्या वो नौकरी से टर्मिनेट जो हुआ उसमें उसकी खुद की गलती थी या एम्प्लॉयर की गलती थी बाहर रहने में, क्या वो जिस पीरियड में नौकरी से बाहर था उस पीरियड में कहीं और गेनफुली एम्प्लॉयड था या नहीं था। अगर वो गेनफुली एम्प्लॉयड था तो उसे बैक वेजेस नहीं दिए जाते, अगर गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं था तो बैक वेजेस दिए जाते। उसी प्रकार नौकरी में रखे जाने के बाद जो गैप थी उसके कंटिन्यूटी के बारे में भी निर्देश दिए जाते हैं। तो उसके बाद जब वो ज्वाइन होता है तो वो सर्विस में रीइंस्टेट हो गया, ऐसा कहा जाता है। गौरव जी का एक सवाल है वो इस बात को लेकर कि उन्होंने जो केस कोर्ट में फाइल की है उसमें से वो निकलना चाहते हैं। तो वो कहते हैं, प्रश्न है इंग्लिश में, मैं आपको इंग्लिश और जहाँ तक हो सके हिंदी में भी बताने की कोशिश करूँगा। वो कहते हैं कि सर, हमने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है और मैंने अपने वकील को पहला इंस्टॉलमेंट दे चुका हूँ। मुझे उसी वकील को कंटिन्यू नहीं करना है। वकील भले अच्छा है मगर हमारे टीम के दूसरे लोग नहीं, वो सतत रूप से हमें चीट कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर मैं अपना नाम विड्रॉ करता हूँ तो उसका परिणाम मुझ पर क्या होगा? क्या मेरा एडवोकेट मुझे नोटिस दे सकता है या उसी प्रकार की कोई बात कर सकता है? मुझे अपने टीम से निकलना है और दूसरे वकील से कंसल्ट करना है। तो इनके प्रश्न का जो सेंट्रल कोर प्रश्न है कि मुझे अपना नाम विड्रॉ करना है केस से, उससे रिलेटेड है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो गौरव जी देखिए, केस से आपको अपना नाम विड्रॉ करना है, ये पूर्णतया आपकी मर्जी होती है। जिस प्रकार से आपने केस दायर की उसी प्रकार केस आगे चलाना या नहीं चलाना,
केस में से अपना नाम वापस लेना या नहीं लेना, ये पूर्णतया आपकी मर्जी होती है, आप उस बारे में स्वतंत्र हैं। अगर आप केस से आपका नाम विड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने लॉयर को वो बात कम्युनिकेट कर दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि कोर्ट से इस प्रकार का आदेश वो ले लें कि आपका नाम केस से विड्रॉ करें। अगर आप बिल्कुल केस से विड्रॉ होना ही चाहते हैं तो आप अपने वकील को लिखित रूप में यह इंस्ट्रक्शन कृपया दें अपने सिग्नेचर के साथ, ताकि आपके वकील साहब भी न्यायालय को जब ये बात अवगत कराएंगे तो उनके पास ये बात कहने के लिए कि आप केस से विड्रॉ होना चाहते हैं आधार रहेगा। तो इसका आप पर कोई परिणाम होने के तो कुछ चांसेस मुझे दिखते नहीं हैं। अगर आप केस विड्रॉ करना चाहते हैं या केस में से आपका नाम विड्रॉ करना चाहते हैं तो इससे वकील को क्या लेना देना, वो क्यों नोटिस देंगे आपको। हाँ, अगर आपने उनकी फ़ीस पूरी नहीं पे की है जो तय हो चुकी होगी तो उस मामले में वो आपको कुछ कह सकते हैं कि फ़ीस दीजिए वगैरह, जो भी बातें हैं वो आपका और उनका मामला है। मगर इस वजह से आपको केस से विड्रॉ होने में कोई बाधा तो नहीं आनी चाहिए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपने ये भी कहा है कि आप किसी अन्य वकील से भी कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप केस में से अपना नाम विड्रॉ करने के पहले किसी अन्य वकील से कंसल्ट कीजिए। उनको आपके केस के परिस्थिति की जानकारी दीजिए, केस क्या है वो भी बताइए। आपकी वो लॉयर के साथ या वो जो टीम है जो जिसमें कुछ अच्छे लोग नहीं हैं ऐसा आप कह रहे हैं, वो टीम के साथ क्या परेशानियां हैं ये भी नए वकील साहब को बताइए। उनको आपकी डिफ़िकल्टी से अवगत कराइए और उनकी सलाह लीजिए कि क्या ऐसी स्थिति में आपने केस से विड्रॉ करना चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद ही आप विड्रॉ करने का निर्णय लेंगे तो ये उचित रहेगा। जॉब से निकाल दिए जाने पर हमारे एक दर्शक हैं मुनीश कुमार जी, इनका सवाल है, मेरा जॉब का केस जॉब से निकाल दिया है, हालात बहुत ख़राब है, 7 साल से जॉब कर रहा था, रेगुलर पोस्ट खाली पड़ी है, कोरोना में निकाल दिया, स्टेज हियरिंग है, जब भी डेट पड़ती है तो हमारा नंबर ही नहीं आता है, ऐसा ही हो रहा पिछले 6 बार से, केस हाई कोर्ट में है, सर प्लीज़ बताओ मैं क्या करूं। मनीष कुमार जी, ये तो सही में आपकी केस काफ़ी सीरियस है और अर्जेंट भी है, क्योंकि जॉब से रिलेटेड केस है, इसमें जल्द से जल्द हियरिंग तो होनी ही चाहिए। अब देखो, आपने ही कहा है कि पिछली 6 बार से हाई कोर्ट में केस लगी थी पर डेट पड़ गई, क्या हियरिंग ही नहीं हो रहा, बताओ मैं क्या करूं। तो देखिए, इसमें केस की अर्जेंसी को देखते हुए आपकी तरफ से न्यायालय को अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। कम से कम इंटरिम रिलीफ के ऊपर तो भी हियरिंग होनी चाहिए ताकि आप स्थगनादेश प्राप्त कर सकें। स्थगनादेश आपको अगर प्राप्त होता है टर्मिनेशन पर तो आप रीइंस्टेट हो जाएंगे नौकरी में, कम से कम नौकरी चालू हो जाएगी। कम से कम इतनी तो कोशिश आप करें। न्यायालय को विनती करके देखें कि क्योंकि आपकी केस 6 बार लग चुकी है और एक भी बार ली नहीं गई, तो अर्जेंट हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। इतना किया जा सकता है। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हमेशा है। शैलेंद्र कुमार जी पूछते हैं कि सर क्लबिंग क्या है। तो देखिए, क्लबिंग सिंपल सी एक बात है। क्लब करना यानी कि जोड़ देना, दोनों को एक साथ मिलाना। तो सामान्यतः यह शब्द प्रयोग केसेस के बारे में होता है। कई बार 2 या उससे ज़्यादा केसेस में समान इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, समान फैक्ट्स होते हैं। एक ही घटना से एक से ज़्यादा लोग न्यायालय में जाते हैं तो वो एक ही घटना को लेकर 2, 4, 5, 10 जो भी है केसेस करते हैं। ऐसे में अगर न्यायालय हर केस को अलग अलग सुनेगा तो समय की बर्बादी होगी। इसलिए कई बार न्यायालय उन सभी को केसेस को क्लब करते हैं, यानी कि उनका हियरिंग इकट्ठा करते हैं ताकि सभी की सुनवाई एक साथ हो और जो निर्णय आएगा
वो सभी के लिए समान हो, उसमें कोई कम ज़्यादा ना हो। तो इस वजह से क्लबिंग करना पड़ता है। इसे कंसोलिडेशन ऑफ केसेस भी कहते हैं। कोई लोग क्लबिंग कहते हैं, कोई कंसोलिडेशन कहते हैं। तो ये अलग अलग शब्द प्रयोग है। इससे सुनवाई में काफ़ी सुविधा होती है, आसानी होती है। फिर लाल मोहन मिश्रा करके हमारे एक चैनल के दर्शक है जो पूछते हैं, कैन द पॉइंट्स इन ब्रीफ टू बी प्लीडेड इन द फाइनल हियरिंग बी सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो ज़रूर मिश्रा जी, फाइनल हियरिंग जब होता है कोर्ट में, तो ऑफ कोर्स कोर्ट के परमिशन से आप जो आपको पॉइंट्स प्लीड करने होते हैं वह ब्रीफ में न्यायालय के सामने रख सकते हैं। इसे कहा जाता है रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स आपके वकील साहब ओरल रूप में करना चाहते हैं वह न्यायालय की सुविधा के लिए और अपोनेंट को समझने के लिए रिटन रूप में भी दिए जा सकते हैं। तो ये ज़रूर कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी होती है आपके वकील साहब को भी, न्यायालय को भी और ओपोनेंट्स को भी केस समझने में। अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है तो रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कई बार हेल्प करते हैं। तो ज़रूर ये कर सकते हैं। फिर कैवेट को लेकर हमारे एक मित्र पूछते हैं जिनका नाम है CA राजेश तिवारी जी। ये पूछते हैं कि सर, माय मदर हैज़ वन केस इन सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल मुंबई अगेंस्ट हर एल्डर सन। मैं हिंदी में बता देता हूँ आप सभी को कि सर, मेरी माँ ने उनके बड़े पुत्र के खिलाफ़ सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल मुंबई में एक केस जीत ली है, जो केस SRA फ्लैट के बारे में है। एविक्शन ऑर्डर यानी कि वो छोड़ जाने का ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने इशू किया है और 1 महीने का समय दिया है उसको, जो तारीख आती है 12 नवंबर 2022। तो ये सिविल मैटर है और वो पूछते हैं कि क्या मेरी माँ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कैवेट फाइल करना चाहिए या कैवेट सिर्फ क्रिमिनल मैटर में ही अच्छा होता है। देखिए राजेश तिवारी जी, कैवेट को लेकर भी एक स्वतंत्र रूप से वीडियो मैंने इसी चैनल पर बनाया है। अगर आप उसके डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिए। अब आपकी एक धारणा मैं स्पष्ट कर दूं। आप पूछ रहे हैं कि क्या कैवेट केवल क्रिमिनल मैटर्स में ही अच्छा होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, कैवेट ये क्रिमिनल मैटर में नहीं होता। कैवेट का प्रोविज़न सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 148 कैपिटल A में दिया हुआ होता है और सेक्शन 148A कैपिटल A जो है CPC का, ये सिर्फ सिविल साइड में लागू होता है, क्रिमिनल साइड में नहीं। इसके ऊपर मैंने जब सर्च किया तो राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी मेरे देखने में आया, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से होल्ड किया है कि कैवेट ये क्रिमिनल साइड में लागू नहीं होता। इसीलिए अगर आपका मैटर सिविल मैटर है तो ज़रूर आप कैवेट कर सकते हैं। इसमें क्रिमिनल मैटर में कैवेट करना चाहिए या होता है या नहीं होता है, ये सवाल आते ही नहीं। तो बस सिविल मैटर है तो आप कैवेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना जानकारी ले लीजिए कि जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल की हुई है उसके खिलाफ जो मैटर होगा वो क्या केवल बॉम्बे हाई कोर्ट में ही होता है या अन्य कोई ऑल्टरनेट रेमेडी भी वहाँ उपलब्ध है। क्योंकि हो सकता है अगर कोई ऑल्टरनेट रेमेडी उपलब्ध है तो आपका अपोनेंट वो ऑल्टरनेट रेमेडी लेगा और आप कैवेट हाई कोर्ट में डाल कर रखोगे। तो ऑल्टरनेट रेमेडी जो लेगा वो उसकी आपको जानकारी नहीं प्राप्त होगी। ऐसा ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले अगर कोई अल्टरनेट रेमेडी है तो वो कौन सी है इसकी जानकारी ले लीजिए आपके वकील साहब से और फिर कैवेट कहाँ डालना कहाँ नहीं इसका निर्णय लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से 10 चुनिंदा प्रश्नों के जवाब मैं दे चुका हूँ। जो भी प्रश्न मुझे यहाँ पर पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि मैं वहीं जवाब दे सकता हूँ तो मैं कमेंट्स में ही जवाब देने की कोशिश करता हूँ और कई बार देता हूँ। कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि उसमें की जानकारी पूरी नहीं होने के कारण उनका जवाब देना उचित नहीं होता, इसलिए मैं जवाब नहीं देता हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होती क्योंकि मैं उन क्षेत्रों में उन कानूनों के बारे में काम नहीं कर चुका होता हूँ, इसलिए उनके जवाब मैं नहीं देता हूँ।
इस तरह से जवाब नहीं देना, कृपया आप इस चीज़ को माइंड ना करें, कृपया इस बात को समझ लीजिए क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है। मैं मानता हूँ कि कोई भी गलत सलत जवाब देने से जवाब नहीं देना अच्छा है। तो जो चीज़ें मुझे पता है उनके जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ कमेंट्स के नीचे। हाँ, कुछ जवाब है जो मैं वहाँ पर नहीं दे पाता हूँ, तो उनके बारे में इस तरह के Q&A वीडियो बना देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का ये Q&A वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसकी वजह से आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा भी दर्शकों, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। जितना मुझसे बन सके मेरे व्यस्त शेड्यूल में से उतना मैं आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा, करते रहता हूँ। और आपका जो इतना सारा प्यार मुझे मिलता है, कमेंट्स में देखने को मिलता है, सभीयों का, मेरे यंग एडवोकेट्स मित्रों का, लॉ स्टूडेंट्स का, तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे और उत्साह आता है, मुझे खुशी मिलती है कि मैं और अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको दूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।